नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर नंबर 47 में कल तक हमने बात कर ली थी जैन धर्म की। जैन धर्म को तीन भाग में लाया हूं मैं, और उसके पहले बौद्ध धर्म को 4 भागों में लाया हूं। तो यदि पहले के लेक्चर ना पढ़े हों दोस्तों आपने, तो जाकर उनको पढ़िए, उनको एंजॉय कीजिए और लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। आज लेक्चर 47 में हमको बात करनी है, मौर्य वंश से शुरू करना है और आगे पूरा इतिहास इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अब तो मौर्य वंश का भाग 1 लेके आया हूं मैं आपके सामने, जिसमें टॉपिक हम कवर करेंगे थोड़ा प्रस्तावना और मौर्य वंश के स्रोत, मौर्य वंश को पता करने के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो आज पहले लेक्चर में हम प्रस्तावना एवं साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। अब मौर्य वंश को पता करने के लिए दोस्तों अपन कहां से जाएंगे, तो एक साधारण सी प्रस्तावना देख लें कि मौर्य वंश के लिए हम जाएंगे, स्रोत से पता चलेगा मौर्य वंश के बारे में। स्रोत का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। आज बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे राजनीतिक दशाएं क्या क्या है मौर्य वंश में। तो राजनीतिक दशाएं मतलब राजाओं के बारे में, उनकी कूटनीतिज्ञ नीतियां और विस्तारीकरण नीतियां और बहुत सारी चीजें। तो क्रम से राजा कैसे कैसे हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक है मौर्य वंश के, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, बृहद्रथ अंतिम शासक है मौर्य वंश का, जिसकी हत्या कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग करता है। और पुष्यमित्र शुंग द्वारा कौन से वंश की स्थापना होती है दोस्तों, ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है मौर्य वंश के बाद। फिर मौर्य वंश के प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन 2 तरीके से होता था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। केंद्रीय प्रशासन मतलब यहां पे मंत्रिणा है, मंत्री परिषद, इन दोनों में अंतर क्या है, मंत्रिणा और मंत्री परिषद में क्या अंतर है। तीर्थ और अध्यक्ष कौन कौन से अधिकारी कहलाते हैं, कौन से अधिकारी बड़े हैं, कौन से अधिकारी छोटे हैं। तो तीर्थों की संख्या क्या है, अध्यक्षों की संख्या क्या है। नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, राजस्व प्रशासन, इस तरीके से सारे केंद्रीय प्रशासनों की बात करेंगे। प्रांतीय प्रशासन में बात करेंगे कि पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में बटा था। पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बांट के उसका शासन किया जा रहा था। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू देखेंगे। आर्थिक पहलू में पर्ण, पण्याध्यक्ष, ये मुद्राओं के प्रकार हैं, तो पर्ण आदि के बारे में देखेंगे। और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यह पूरे इस हिसाब से अपना फ्लो चार्ट बनेगा मौर्य साम्राज्य को पढ़ने का। देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट तो यहीं पे आ जाता है पुरातात्विक स्रोत में, जहां पे अशोक के शिलालेख, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख, ताम्रपत्र वगैरह जो है वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करेंगे तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए धीरे धीरे होता ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। मौर्य काल पूरे भारत का पहला साम्राज्य है। ध्यान देंगे दोस्तों, मौर्य काल जो है, मौर्य साम्राज्य जो है वो भारत का पहला साम्राज्य है, ठीक है। अतः साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो वंश हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो हैं, तब हुआ करता था जनपद, महाजनपद, और महाजनपद से राज्य बनते थे। लेकिन साम्राज्य कैसे बना, कई सारे राज्यों का विलय करके साम्राज्य बना। कई सारे राज्यों को मिला के फिर क्या बना, राज्य मतलब प्रांत। तो कई सारे प्रांतों का विलय करके साम्राज्य बना। जनपद, महाजनपद, राज्य और साम्राज्य, ठीक है। मौर्य ही उत्तर भारत का पहला वंश है जिसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य ही उत्तर भारत का पहला वंश है जिसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह कहां से पता चलता है, चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी पे संलेखना वगैरह किया था, तो इनकी पहुंच कर्नाटक तक थी। अशोक के अभिलेख मिलते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तो इससे समझ में आता है कि अशोक की पहुंच वहां तक थी। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक मिलता है। अब एक एक चीज पे बात करेंगे, प्रस्तावना हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों स्रोत। स्रोत में साहित्यिक और पुरातात्विक में आज साहित्यिक की बात करेंगे। स्रोत में 2 प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अगले लेक्चर में रहेगा। साहित्यिक स्रोत में देखिए दोस्तों क्या क्या आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला आता है चाणक्य की अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। फिर मेगास्थनीज की है इंडिका।
मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिस, एपियानस, प्लूटार्क और प्लिनी, ये 6 राइटर्स हैं, ये इतिहासकार हैं। तो ये समय समय पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ करते रहते हैं, तो इनके बारे में अलग से नहीं पढ़ना है। जैसा जैसा अपना ये सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उसमें ये सब मिलते जाएंगे। इन दोनों को अपन अलग से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चाणक्य की अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे और मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ेंगे। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिस, एपियानस, प्लूटार्क और प्लिनी, इसके लिए एक टेका बनाया है दोस्तों मैंने, सैप जैप। देखिए सैप जैप, सैप जैप, स्ट्रेबो, एरियन, है ना, प्लूटार्क, जस्टिस, एपियानस और प्लिनी, सैप जैप, सबके इनिशियल्स लेके सैप जैप, है ना। स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, फिर जस्टिस, एपियानस और प्लिनी, ठीक है। तो सैप जैप। फिर बौद्ध ग्रंथ महावंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश से भी पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। जैन ग्रंथ जो है जैसे हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, है ना, हेमचंद्र ने एक किताब लिखी है परिशिष्ट पर्वन, तो हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है इनके बारे में। इस किताब में चंद्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय बताया गया है। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन नामक किताब में चंद्रगुप्त को कौन सा क्षत्रिय बताया गया है? मौर्य क्षत्रिय बताया गया है। और अन्य ग्रंथों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज परीक्षा में आई हुई किताब है। वृहत कथा मंजरी किसने लिखी है? क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी। सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कथा सरित सागर। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, बिल्कुल बहुत कॉमनली परीक्षा में आने वाली ये रचना है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। तो ये सारे स्रोतों से पता चलता है, साहित्यिक स्रोत हैं ये सारे, इनसे पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करना है आज अपने को चाणक्य की अर्थशास्त्र के बारे में। चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है यह समकालिक ग्रंथ नहीं है। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह उसी समय लिखा गया कोई ग्रंथ नहीं है। चाणक्य ने जो बोला है उसको अलग अलग भागों में कहीं कहीं बोला है और फिर उसको संकलित किया गया है बाद में। तो यह समकालिक ग्रंथ नहीं है, इसमें किसी भी मौर्य राजा का भी वर्णन नहीं है। ध्यान देंगे, चाणक्य की अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य राजा का वर्णन नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। 1909 में इसे अर्थशास्त्र को श्याम शास्त्री द्वारा संकलित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 1909 में इसे श्याम शास्त्री द्वारा कंपाइल किया गया है। श्याम शास्त्री द्वारा 1909 में संकलित किया गया है। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। मूल नाम इनका चाणक्य का जो था वो अजय था और बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का मूल नाम क्या था? अजय। बचपन का नाम विष्णुगुप्त और पिता का नाम चणक। इन्हें द्विजर्षभ भी कहा गया है। द्विज का मतलब, द्विज जो होता है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। द्विज जो होता है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। तो द्विजर्षभ, तो चाणक्य को द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विजर्षभ का मतलब क्या है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्विज का मतलब ब्राह्मण तो होता ही है, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। भारत का मैकियावेली भी कहा गया। इतने इंटेलिजेंट थे मैकियावेली यूरोप में, तो यूरोप के मैकियावेली जो है, भारत का मैकियावेली कहा गया है किसको? चाणक्य को। अंशु और अंशुल चाणक्य के अन्य नाम हैं। अंशु और अंशुल चाणक्य के अन्य नाम हैं, ठीक है। फिर इनकी किताब अर्थशास्त्र की ना होकर, चाणक्य की अर्थशास्त्र बोलते जरूर हैं, लेकिन चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र विषय की ना होकर राजनीति एवं लोक प्रशासन की किताब है ना। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है, राजनीति एवं लोक प्रशासन की किताब है, जिसमें 15 भाग हैं। 15 भाग, जिनको हर एक भाग को क्या बोला गया है? अधिकरण। तो 15 भाग हैं, हर एक को बोला गया अधिकरण। 180 उपभाग हैं। 180 उपभाग को क्या बोला गया है? प्रकरण। और 6000 श्लोक हैं। 15 भाग मतलब अधिकरण, 180 उपभाग मतलब प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। किताब गद्य तथा पद्य शैली दोनों में लिखी गई है। तो गद्य और पद्य का मिश्रण कौन सी शैली कहलाती है दोस्तों? चंपू शैली कहलाती है। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण कौन सी शैली कहलाती है? चंपू शैली।
यह किताब अन्य पुरुष में लिखी गई है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो ऐसे हो गए, होना चाहिए, करना चाहिए आदि। तो किताब की भाषा कैसी है? अन्य पुरुष में। ठीक है, अन्य पुरुष में है। न मैं, न तू, कहीं कुछ कोई और। न मैं न तुम, तुम्हें ऐसा करना चाहिए नहीं, उसे ऐसा करना चाहिए, वे ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से अन्य पुरुष में किताब लिखी गई है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र जो बुक है इसमें क्या क्या दिया गया है? तो अर्थशास्त्र में है सप्तांग सिद्धांत, राजत्व का सप्तांग सिद्धांत। ये आजकल जैसे देश चलाने के लिए जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी की मिनिस्ट्री है, तो सप्तांग सिद्धांत वही है कि राजा है मतलब स्वामी, मतलब राजा मतलब मोदी जी। ठीक है, अमात्य मतलब उनका मंत्रिमंडल, जनपद मतलब भारत देश, राज्य क्षेत्र, दुर्ग मतलब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोष मतलब देश का ट्रेजरी, पैसा विभाग, खजाना, सेना मतलब देश की रक्षा करने वाली पूरी सेना, और मित्र मतलब देश को कंसल्टेंसी देने वाले अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स देश के। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। राजत्व का सप्तांग सिद्धांत 100% प्रश्न यहां से आता है। कैसे? ये क्रम से है दोस्तों, सातों। सप्तांग मतलब 7 अंग, तो 7 अंग क्रम से हैं। स्वामी मतलब राजा, मंत्री, पहला राजा, अमात्य मतलब मंत्री, राजा मंत्री देश, दुर्ग कोश सेना मित्र, दुर्ग कोश सेना मित्र। ठीक है, राजा मंत्री, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। यह बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। सप्तांग सिद्धांत के बाद गुप्तचर व्यवस्था भी पता चलती है अर्थशास्त्र से। गुप्तचर व्यवस्था में संचरा और संस्था आदि बॉडीज दी हुई हैं। संचरा मतलब जो घूम घूम कर गुप्तचरी करे, वो संचरा कहलाती है, संचार करना संचरा। और संस्था मतलब जो एक जगह रुक के और गुप्तचरी करे, वो संस्था कहलाती है। गुप्तचर विभाग को चाणक्य ने महामात्या सर्प कहा है। महामात्या सर्प कहा है गुप्तचर विभाग को, महामात्या सर्प कहा है। और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। गूढ़ मतलब रहस्यमयी, तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा है। न्याय व्यवस्था, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र पुस्तक में न्याय व्यवस्था कैसी बताई गई है, तो न्याय व्यवस्था में आज भी दीवानी मतलब सिविल, फौजदारी मतलब क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल, पैसे जमीन जायदाद से संबंधित मामले दीवानी है, हत्या मारपीट से रिलेटेड मामले फौजदारी हैं। तो दीवानी मामले धर्मिष्ठी न्यायालय कहलाते थे। दीवानी मामलों का न्यायालय क्या कहलाता था? धर्मिष्ठी, है ना, धर्म की बात है ना, पैसा देना लेना, पैसे का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, ये धर्म की बात है, धर्म की बात है, तो धर्मिष्ठी न्यायालय। और फौजदारी में हत्या करते हैं, बंदूक से गोली मार दी, तो एकदम ठा प्रदेश ठा, तो प्रदेश ठा न्यायालय याद हो जाएगा। फौजदारी में क्या, बंदूक चलाते हैं, हत्या करते हैं, गोली मारते हैं, तो ठा गोली मार दी, तो प्रदेश ठा न्यायालय। ठीक है, राजस्व व्यवस्था में की बात करी गई है, जहाज रानी की भी बात करी गई है, जो फ्लीट है, शिप्स का जो फ्लीट है, जहाज रानी की बात करी गई है। कर व्यवस्था मौर्य काल में टोटल उत्पादन का 1/6 थी, लगभग 16.66%, तो उसकी बात करी गई है। और दासों का प्रकार बताया गया, 9 प्रकार के दासों की चर्चा है अर्थशास्त्र नामक किताब में। तो यह अर्थशास्त्र किताब में पूरा दिया गया है। समय समय पे इनकी चर्चा डिटेल में इसी में होती रहेगी। अब अपन बात करते हैं इसमें मेगास्थनीज की इंडिका की, और बाकी इन सारे सोर्सेस की बात जहां जहां जैसा संदर्भ आएगा, जैसा कंटेक्स्ट आएगा, वैसे वैसे बात होती रहेगी। आज का लास्ट टॉपिक यहां पे बात करना है हम अपने को मेगास्थनीज की इंडिका। तो आगे बात करते हैं इसमें अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, उसके बाद बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका की, है ना। साहित्यिक स्रोतों में बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान से आया था, यूनानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त के दरबार में ये 304 से 299 बीसी अर्थात 5 वर्ष तक रहा। चंद्रगुप्त के दरबार में जो मेगास्थनीज था वो 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक लगभग 5 वर्षों तक रहा, है ना। तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में था, और मेगास्थनीज के बाद वहां पे आ जाता है डाइमेकस, और चंद्रगुप्त के बाद यहां पे आ जाते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में अब कौन आ जाता है? डाइमेकस आ जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज है, और बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आ जाता है। ठीक है,
मेगास्थनीज की जो इंडिका है मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, कोई उसने ऐसी लिखी नहीं है मूल रूप से इंडिका। तो मेगास्थनीज की इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। श्वानबेग ने 1846 एडी में इंडिका का संकलन किया। 1846 अन्नी डोमिनी एडी में कंपाइलेशन किया है इंडिका का श्वानबेग ने। कैसे याद करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, टाटा की एक गाड़ी आती थी इंडिका, टाटा इंडिका। तो टाटा इंडिका के पीछे जो है श्वान, श्वान मतलब डॉगी, श्वान जो है वो वेग से भाग रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं, श्वान वेग से भाग रहा है। ठीक है, तो इंडिका के पीछे श्वान भाग रहा है इस तरीके से। तो इंडिका किसने लिखी है, इंडिका का संकलन किसने किया है, श्वानबेग ने किया है 1846 में। इसने सैप जैप आदि के ग्रंथों से जानकारी लेकर ऐसा किया। जो ये है श्वानबेग जी हैं, श्वानबेग जी ने ये सब संकलन कैसे किया, तो सैप जैप मतलब स्ट्रैबो, एपियानस, प्लूटार्क है ना, फिर प्लिनी, एरियन है ना, जस्टिस, ये सैप जैप आदि के ग्रंथों से जानकारी लेकर संकलन किया। 1891 एडी में, 1846 के बाद आगे चलकर 1891 एडी में मैक्रेंडल ने इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, मैक्रेंडल। मेगास्थनीज का किसने किया है, मैक्रेंडल। ठीक है, मेगास्थनीज के अलावा इंडिका जो है वो एरियन ने भी लिखी है। इंडिका के नाम से ही एक किताब जो है एरियन ने भी लिखी है, सो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बात ये। इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया है। इंडिका नामक किताब में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, पॉलीब्रोथा। इसमें बताया गया है कि गंगा और सोन के बीच स्थित पाटलिपुत्र एक वैभवशाली नगर है। गंगा और सोन के बीच स्थित पाटलिपुत्र जो है वो एक वैभवशाली नगर है। किसमें बताया गया है, पॉलीब्रोथा में या इंडिका में। ठीक है, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र नगर 16 किलोमीटर लंबा है। इंडिका में सारी जानकारी है दोस्तों ये। तो पाटलिपुत्र नगर जो है वो 16 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। यदि मैं स्टेडिया में बोलूं तो 16 किलोमीटर बराबर 80 स्टेडिया और 5 किलोमीटर मतलब 25 स्टेडिया, अर्थात कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर में 5 स्टेडिया होते हैं। 1 किलोमीटर में 5 स्टेडिया, और स्टेडिया क्या है, यूनानी दूरी की इकाई है। इसके पहले भी जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पढ़ाए थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा वगैरह, तब मैंने स्टेडिया की चर्चा वहां पे आपसे करी थी। ठीक है, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग के बीच में स्टेडिया, इन सब की बात मैंने करी थी। यदि पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो देखें, काफी आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। ये 47वां लेक्चर आ चुका है और एवरेज 15 से 16 मिनट के लेक्चर्स, हर एक लेक्चर 15-16 मिनट का है। तो स्टेडिया यूनानी दूरी की इकाई है, 5 स्टेडिया बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर गंगा और सोन के बीच स्थित, तो ये ऊपर से गंगा जा रही है दोस्तों और नीचे से आ रही है सोन, तो गंगा और सोन के बीच स्थित ये लाइनिंग मैंने बनाई है। पाटलिपुत्र को वैभवशाली नगर बताया गया है इंडिका में। नगर के बाहर 185 मीटर चौड़ी, अब ये नगर है 80 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर है ना, 16 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। तो 16 और 5, 16 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। अब नगर के बाहर चारों तरफ ये जो लाल रंग से मैंने बनाई है 185 मीटर चौड़ी और 30 मीटर गहरी खाई है ना। ये नगर है मान लीजिए, तो नगर के चारों तरफ 185 मीटर चौड़ी है और 30 हाथ गहरी खाई है, दुश्मन प्रवेश ना कर सके इसलिए ये खाई बनाई गई है। नगर के चारों तरफ, इसके बाद ये हरी लाइनिंग्स में मैंने जो बनाया है, नगर के चारों तरफ एक परकोटा है, एक चार दीवारी है। चार दीवारी के बीच बीच में ये गोल गोल मैंने दरवाजे बनाए हैं और ऊपर की तरफ खिड़कियां बनी हैं चार दीवारी में। कुल 64 दरवाजे और 570 खिड़कियों को मिलाकर बुर्ज कहा गया है। कुल 64 दरवाजे थे पूरी चार दीवारियों में और 570 खिड़कियों, इन सबको मिला के पूरी संरचना को क्या कहा गया है, बुर्ज कहा गया है। पाटलिपुत्र में कुम्रहार या कुसुमपुर नामक स्थान पर राजप्रासाद, राजा का महल, राजप्रासाद मतलब राजा का महल, प्रसाद नहीं प्रासाद। तो पाटलिपुत्र में कुम्रहार या कुसुमपुर नामक स्थान पर राजप्रासाद तथा बुलंदी बाग में चार दीवारी बनी थी। तो चार दीवारी कैसी है, बुलंद है,
घर की चार दीवारी कैसी है? बुलंद है। तो बुलंदी बाग में चार दीवारी बनी थी, जबकि कुसुमपुर नामक स्थान पर राजप्रासाद बना था, जो राजा चंद्रगुप्त था या बिंदुसार था, उनका राजा का महल बना हुआ था कुसुमपुर या कुम्हरार में। फिर एक इतिहासकार है स्पूनर, याद रखेंगे दोस्तों, स्पूनर ने बताया कि राजप्रासाद लकड़ी का बना था। राजा का जो महल था वो लकड़ी का बना था, और ये ईरानी महल सूसा व एकबतना, बहुत अच्छी बात लिखी है दोस्तों, ये जो राजप्रासाद था पाटलिपुत्र का, ये ईरानी महल सूसा व एकबतना पूरे मध्य एशिया में ख्याति प्राप्त महल थे दोस्तों। तो ये जो महल है ये ईरानी महल सूसा और एकबतना से भी ज्यादा खूबसूरत था पाटलिपुत्र का राजप्रासाद। सूसा और एकबतना कहां पे है? ईरानी महल है। सूसा और एकबतना कौन से महल है? ईरानी महल, मध्य एशिया में बहुत फेमस महल है। आप गूगल करके इन महलों के चित्र भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर स्पूनर ने ही बताया कि पाटलिपुत्र पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से होता था। ये अपन आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियां थी, नगर प्रशासन की 6 समितियां, सैन्य प्रशासन की 6 समितियां, और हर एक समिति में 5-5 सदस्य, मतलब 6 × 5, 30 वहां, 30 सैन्य प्रशासन में। तो ये होता था। इंडिका में राजस्व दर 1/4 बताई गई है, कुल उत्पादन का 25%, जबकि अर्थशास्त्र में राजस्व दर 1/6 बताई गई है। डिफरेंस याद रखिएगा, इंडिका में 25% बताई गई है, जबकि अर्थशास्त्र में 16.66% बताई गई है। पाटलिपुत्र का शासक महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। ये सब बातें कौन बता रहे हैं? स्पूनर बता रहे हैं, इंडिका में भी लिखी हैं। तो महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। मेगास्थनीज ने यहां सोने की खान की चर्चा भी की है। मेगास्थनीज ने इंडिका में बताया है कि पाटलिपुत्र में सोने की खान भी थी, और कहा कि यहां चींटियां सोने के कण लेकर चलती थीं। सोचिए, वैभवशाली होने का कितना बड़ा, कितना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रमाण है दोस्तों, कि सोने की खान भी थी और चींटियां सोने के कण लेकर चलती थीं। उत्तरापथ मार्ग, जिसको अपन सिल्क रूट भी बोलेंगे आगे जाके, उत्तरापथ मार्ग की चर्चा भी मेगास्थनीज ने की है। ठीक है। चाइना ने 3 मार्ग बना रखे थे भारत के उत्तर की तरफ, जो कि भूमध्य भारत होते हुए, चीन से भारत होते हुए भूमध्य सागर तक की तरफ जाते थे। तो 3 मार्ग थे, उत्तरापथ मार्ग या सिल्क रूट कहलाते हैं वो। तो उत्तरापथ मार्ग की चर्चा भी मेगास्थनीज ने की है। अब ये सारी मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बताई हैं, लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जो सामान्य जानकारी से विरोधाभास रखती हैं, कॉन्ट्ररी हैं, विरोधाभासी हैं। तो मेगास्थनीज की कुछ विरोधाभासी बातें देखते हैं दोस्तों। ये एग्जाम में मेंस के हिसाब से भी आ सकती हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी कूट के द्वारा ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो पहली विरोधाभासी बात है, इसके अनुसार भारत में दास प्रथा का अभाव था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया है कि भारत में दास तो थे ही नहीं, जबकि भारत में दास तो थे उस समय। तो इसको क्या भूल हो गई इसको देखने में कि इसको भारत में दास नहीं दिखे? तो यूनान में दासों को ना बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। वो जंजीरों से हाथ बंधे रहते थे, पैर बंधे रहते थे और जंजीरों से चले जा रहे हैं। जबकि भारत में दास जो है वो घर के सदस्य जैसे रहते थे। जो घर का मुखिया खाता था वही दास खाते थे। दासों को अच्छे से रखा जाता था भारत में। तो ऐसा उन्हें लगा ही नहीं मेगास्थनीज जी को कि दास जो है वो भारत में है। दास तो क्योंकि घर का सदस्य जैसा बैठा है ना यहाँ पे, तो उनको दास समझ में नहीं आया। वो तो दास की कल्पना अपने यहाँ यूनानी दासों से कर रहे थे, जंजीर से बंधे। ठीक है। तो ये उनकी गलत बात साबित हुई कि भारत में दास प्रथा का अभाव था। भारत में दास प्रथा थी। दूसरा, इसके अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था, जबकि निर्याकस कह गए हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम के लोग कपड़ों पर लिखते थे। तो यह भी कंट्रास्ट हो गया। फिर तीसरी बात, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। यह प्रश्न किसी भी दिन आएगा दोस्तों प्रीलिम्स के हिसाब से कि मेगास्थनीज के हिसाब से निम्न में से 7 जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं थी। ठीक है। तो इसके अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर, निरीक्षक, सैनिक, सभासद, ये 7 जातियों में विभक्त था भारतीय समाज। 7 जातियां, दार्शनिक, अहीर मतलब ग्वाला भी बोला गया है,
तो दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर, निरीक्षक, सैनिक और सभासद में विभक्त था। इन्होंने 7 जातियां क्यों बनाई? क्योंकि यूनान के थे ये मेगास्थनीज जी, और यूनानियों पर कहीं ना कहीं हमेशा 7 का प्रभाव देखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में 7 दिन का होना भी यूनानियों की ही देन है, सोमवार से लेके इतवार तक, रविवार तक। तो यूनानियों पर 7 का प्रभाव था, इसलिए इन्होंने 7 जातियां भी देखी। कुछ कुछ ऐसा प्रभाव नजर आता है। लेकिन यदि भारत में वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलता तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि जातियों के हिसाब से यदि भारत में चलता तो जातियां तो कई थी, सैकड़ों में थी जातियां। तो दोनों हिसाब से वो गलत साबित हुआ। 7 जातियां तो कहीं से कहीं तक नहीं थी, ठीक है, अतः वो गलत समझा। तो ये 3 चीजें हैं, दास का अभाव, लेखन कला का अभाव और 7 जातियां। ये 3 मिस इंटरप्रिटेशन थे किसके? मेगास्थनीज के। बाकी सब मेगास्थनीज की बातें लगभग सही थी। तो ये मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज के इंडिका से पता चला। अब जो अलग अलग ग्रंथ हैं, है ना, कथा सरित सागर है, वृहत कथा मंजरी है, ये जहां जहां ये सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वहां वहां बात करेंगे। आज यहां पे मैं साहित्यिक स्रोत खत्म करना चाहूंगा। कल लेक्चर नंबर 48 में मैं आपके सामने होऊंगा पुरातात्विक स्रोत के द्वारा। और पुरातात्विक स्रोत जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो कल उसको डिटेल में मिलेंगे, जिसमें अशोक के शिलालेख, है ना, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सौगौरा अभिलेख, महास्थान अभिलेख, इन सब की चर्चा अपन डिटेल में करेंगे। तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। मेहनत बढ़िया चल रही है, उत्साह बरकरार है, ठीक है। आपका प्रेम स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।